नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। चिंतन मनन का दौर चल रहा है और विचित्र बात तो यह है कि गांधी परिवार के सबसे सशक्त पैरोकार अशोक गहलोत, जिन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन करना लगभग तय हो गया था, आज उन्हीं के खेमे ने बगावत कर दी है। और जो ये बगावत हुई है, इसका आधार अब ये नहीं रह गया है कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट है, बल्कि अब ये हो रहा है कि अशोक गहलोत बनाम गांधी परिवार। निश्चित रूप से जब भारत जोड़ो यात्रा जारी हो और ऐसे समय गोवा में टूटना, गुलाम नबी आज़ाद का आज नई पार्टी का ऐलान करना और राजस्थान में संघर्ष कंट्रोल से बाहर होना कांग्रेस के लिए लगता है कि ये सबसे बड़ा मुसीबत का दौर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के आमजन क्या सोच रहे हैं और जो अभी तक उनमें एक निराशा का दौर था, एक मायूसी का दौर था, क्या एक बार फिर उसने अपनी साया ले ली है और कांग्रेस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित भूधर नारायण मिश्र। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंडित जी, कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अशोक गहलोत सबसे बड़े पैरोकार गांधी परिवार के थे, सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते थे, आज उन्हीं ने न केवल बगावत कर दी है बल्कि गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए वर्मा जी, ये राजनीति है। सबसे विश्वसनीय और अविश्वसनीय में बहुत हल्का सा फर्क है। सबसे विश्वसनीय किसी समय इंदिरा जी के टाइम में राजा दिनेश सिंह हुआ करते थे। ऐसे ही हर एक बड़े नेता के साथ जो काफ़ी समर्पण के साथ जुड़े रहते हैं, उनका धीरे धीरे विश्वास बढ़ जाता है। अशोक गहलोत छात्र संगठन से आए, यूथ कांग्रेस में रहे, प्रदेश में रहे, अखिल भारतीय संगठन में रहे और मंत्री भी रहे भारत सरकार के और मुख्यमंत्री भी राजस्थान के हैं। लंबा समय उनका हो गया कांग्रेस की राजनीति में और यही उनकी विश्वसनीयता का कारण है। अशोक गहलोत को जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत ही साधारण, विनम्र और एक अच्छे तपे तपाए कांग्रेस के नेता हैं। स्थितियां अलग अलग होती हैं। आज राजस्थान की स्थिति यूँ हुई है कि अशोक गहलोत जहां अध्यक्ष का पर्चा भरने जा रहे हैं, तो उनकी जगह जो रिक्त हो रही सीट है उसकी तरफ सचिन पायलट देख रहे हैं। जब अशोक गहलोत के साथ में 2020 में एक झटका हुआ था सचिन पायलट के द्वारा, लगभग 20 विधायक मानेसर लेके चले गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जो कांग्रेस के साथ उस समय समर्पित रहे थे, उन कांग्रेस के विधायकों में निश्चित तौर पर सचिन पायलट के ऊपर से आस्था हटी और पूरी तरह से केंद्रित हो गई अशोक गहलोत की तरफ। सचिन पायलट राजस्थान के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छा काम किया था, परंतु मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर अशोक को
गहलोत को मौका दिया गया। उसी दिन से सचिन पायलट के मन में तमाम शंकाएं नेतृत्व के प्रति हो गई थी और इसी का परिणाम रहा कि 2020 में उनका धैर्य टूट गया और भाजपा की चाल में आकर मानेसर चले गए थे, फिर वापस आए हैं। ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व ने जिन्हें भी भेजा है उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन अगर बात हम आपकी मान लें कि 2020 में बगावत करने वाला व्यक्ति, भाजपा में के खेमे में लगभग जाने वाला व्यक्ति और उसके प्रति जो है आला कमान है और उसका सारा दमखम जो है वो आला कमान है, क्या इसका मानना है? क्या आला कमान को ये नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार उनके साथ धोखा किया हो और उसके साथ नहीं रहना चाहिए? और अगर ये गहलोत के विधायक 82 चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं और इस्तीफा भी दे रहे हैं तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए। देखिए, आला कमान जो करता है भाई वो ठीक करता है, उसमें हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिंदु को भी आला कमान को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने नेतृत्व के साथ में धोखा किया, राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, उन तमाम विधायकों में जिनमें रोष है उनके साथ धोखा किया, तो ऐसे नेता को जब कमान सौंपी जाएगी तो अशोक गहलोत को ना अच्छा लगेगा ना तमाम लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नेतृत्व तो यही था कि उनको इतना योग्य समझता था तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने संघर्ष किया था और उन्होंने विधायक जिता के राजस्थान में सरकार बनाने का अवसर दिया था, तो नेतृत्व को उस समय सचिन पायलट को अवसर देना चाहिए था। आज जो नेतृत्व से चूक हुई थी, आज इस अवसर पर दोबारा कोई चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी में हताशा और निराशा जो कह रहे हैं आप, हम उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। पार्टी में हमेशा संघर्ष होता रहा है। कई हमारे गोवा का भी आपने उदाहरण दिया, बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में कांग्रेस को तोड़ा, मणिपुर में तोड़ा, गोवा में तोड़ा, मध्य प्रदेश में तोड़ा। तो सब जो जनता देख रही है, सब पैसे के बल पे सरकार बना लेते हैं। जहाँ जनता नहीं बहुमत में आती वहाँ पैसे का जोर रहता है। लेकिन इस सब का एक बहुत बड़ा तोड़ जो है राहुल गांधी ने दिया है, जो इस समय वो पदयात्रा कर रहे हैं। 18 दिन हो गए हैं, उसमें लाखों की भीड़ उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा को छोड़कर बाकी जितने भी प्रगतिशील दल हैं या जनता है, वो सब उनके साथ है। आज एक प्रांत की सरकार बने या बिगड़े उसका बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आज देश पूरा राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी होते होते पूरा देश उनके साथ हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मैं सिर्फ राहुल की बात करूं तो फिर राहुल कमान संभाल लेते, अध्यक्ष बन जाते और ये अशोक गहलोत का ये विवाद भी नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं राहुल गांधी तैयार हुए इसके लिए? राहुल गांधी अध्यक्ष थे जी। राहुल गांधी ने असफल होने पर अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और जिस दिन दिया था उस दिन उन्होंने कह दिया था कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा, अध्यक्ष नहीं रहूंगा। जी। तमाम प्रदेशों के संगठन में प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी पुनः अध्यक्ष हो जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने पुनः अध्यक्ष होने की बात को माना नहीं और कहा कि हमारी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि परिवारवाद है, तो इसलिए हम उस आरोप को भी धोना चाहते हैं, हम संगठन में अपना समय देना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने संगठन को वरीयता दी और संगठन के माध्यम से जो उन्होंने पदयात्रा शुरू की है, इससे पूरे देश में कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा भी बढ़ा है और कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन ये भी आप देखिए कि जिस तरीके का राजस्थान में हुआ, जिसे अब आला कमान एक अनुशासनहीनता मान रहा है कि माकन और खड़गे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एक दिन पहले अनाउंसमेंट भी हो जाता है और मुख्यमंत्री आवास से बैठक भी होती है विधायकों की, उसके दूसरे दिन शादी लाल
के यहाँ बैठक हो जाती है, उसमें निर्णय होते हैं, बाकायदे कागज में दस्तखत कराए जाते हैं। और जब अजय माकन और खड़गे जाते हैं तो लोग कहते हैं उनसे कि देखिए हम आपसे एक पर एक कोई बात नहीं करेंगे, जबकि वो कह रहे हैं भाई हम आपकी एक पर एक बात सुनेंगे और सीधे आला कमान को प्रस्तुत कर देंगे। तो वो लोग नहीं सुनते हैं, बल्कि वो कहते हैं नहीं हम तो समूह में सुनेंगे, हम तो आपको अपनी बात समूह पे कहेंगे। और ऐसी शर्त रख देते हैं। शर्त ये भी रखते हैं कि 19 तारीख के बाद जो है मुख्यमंत्री के नए नेता का चयन हो। और दूसरी बात वो ये भी रख देते हैं कि जिन लोगों ने 2020 में सरकार को बचाने का काम किया था उसी में से नेता चुना जाए, मतलब सचिन पायलट नहीं। और ये 3 शर्तें भी वो रख देते हैं। तो और इसे आला कमान जो है अनुशासनहीनता मानता। क्या वास्तव में ये अनुशासनहीनता है? अरे भाई कोई अपनी बात कह रहा है, बहुमत है, बहुमत के हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं, इसको अनुशासनहीनता क्यों माना जाता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर से जब कोई पर्यवेक्षक कहीं बना के भेजा जाता है तो ये होता है कि भाई ये हाई कमान है और हाई कमान जो निर्णय लेंगे वो दिल्ली के हाई कमान को अवगत कराएंगे। हम एक तरफ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं कांग्रेस में, दूसरी तरफ हम अगर कोई नाम दिल्ली से तय करके भेजते हैं तो सैद्धांतिक रूप से ये उचित नहीं है। और हमेशा कांग्रेस में पहले मैंने देखा है कि 77 के पहले तक कहीं पर भी विधानसभा चुनी जाती थी तो उसका पर्यवेक्षक जरूर आता था दिल्ली से, लेकिन बहुमत के आधार पर ही नेता चुना जाता था। अब इधर परंपरा चल पड़ी है कि दिल्ली से नाम तय करके 2 पर्यवेक्षक भेजे गए, उनको बता दिया गया कि तुम्हें इसके नाम पर फैसला कराना है। तो ये काम आसान नहीं है। एक तरफ अशोक गहलोत जा रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने, दूसरी तरफ बहुमत के विधायक का नेता ना हो। आज बहुमत और अल्पमत का भी सवाल है। ऐसे में ये जो बना हुआ हाई कमान गया था दिल्ली से, क्योंकि हमारे कांग्रेस में मेरी निगाह में कोई हाई कमान नहीं है, वही हाई कमान है जिसके काम सौंप दिया जाता है। जब इसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो ये वहां से उल्टे पैर लौट आए और कोई निर्णय न करें, सारा कुछ भार सोनिया गांधी पर छोड़ दें। ये कांग्रेस की जो आदत है ये गलत बन गई। इस परंपरा को तोड़ना चाहिए। और जब हमारी एक पुरानी परंपरा रही है कि हम लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक कदम उठाते हैं जिससे देश में अच्छा संदेश जाए, तो इन दोनों पर्यवेक्षकों को वहीं पर एक फैसला लेना चाहिए था कि ठीक है आप लोग नहीं मानते हैं, हम चुनाव कराते हैं। क्या दिक्कत है? एक बंद कमरे में एक बक्सा रख दिया जाता और दोनों पर्यवेक्षक बैठ जाते हैं और हर एक का वोट पड़ जाता और गिनती हो जाती जो जो प्रत्याशी होते हैं उनके सामने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। भाई आज 4 प्रत्याशी हैं, वहां सचिन पायलट ही अकेले नहीं है, सीपी जोशी हैं, बीडी कल्ला हैं और गोविंद डोटासरा भी है। तो उन लोगों का भी तो अधिकार है, क्यों उनके अधिकार के साथ अन्याय किया जाए हाईकमान के नाम पे? ठीक है, आप लोकतांत्रिक तरीके से उसका चुनाव करा दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो जीतेगा वही मुख्यमंत्री रहेगा, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये अपेक्षा क्यों की जाती है कि नहीं भाई हमको राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी हमको बनवा दें? अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये जो परंपरा पुरानी थी उसको फिर से लागू करना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर सशक्त रखना, मजबूत रखना है, किसी की दया और किसी के रहम पर किसी का नेतृत्व स्वीकार करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात इसमें और ये आई थी कि जो अजय माकन और खड़गे कैसे चुनाव कराते, क्योंकि वो आला कमान ने तो उनको एक लाइन का रजिस्ट्रेशन दिया था कि आप ये पास करा के ले आइए कि जो आला कमान फैसला करेगा वो हम लोगों को मान्य होगा। तो जब वो पहले से ही ये मन मस्तिष्क बना के गए थे, उनको ये तय ही नहीं करना था और इसीलिए तो विधायक उनसे नहीं मिले, इसीलिए नहीं मिले क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो
उनके सामने एक ही चिट रखेंगे कि बस आप लोग ये सब प्रस्ताव पास कर दिए। तो जब आला कमान ने लिख करके भेजा तो फिर कैसे होता है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि आला कमान के फैसले के अनुसार भी वहाँ के विधायकों में अविश्वास पैदा हो गया जी। नेतृत्व के प्रति, और रोष तो था ही हमारे सचिन पायलट के खिलाफ, चूंकि उन्होंने एक बहुत पार्टी लाइन से अलग हटके पार्टी के साथ धोखा देने का काम किया था, और धोखेबाज को नेतृत्व सौंपने के लिए बाकी विधायक नहीं तैयार हैं, तो नेतृत्व को इस पर सोचना चाहिए। और ये जो दोनों ही ऑब्जर्वर हमारे गए थे, बड़े सुलझे हुए पुराने लोग हैं, इन्हें अवगत कराना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को, चूंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं अभी, कि भाई ये स्थितियां आए, ऐसे में हम तो समझते हैं कि हम अगर वहाँ पर निष्पक्ष रहकर चुनाव करा दें, जो भी नेतृत्व जिसके पास आए उसको हम स्वीकार कर लें, उसमें क्या दिक्कत है, समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वो तो अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहे, कह रहे तो अनुशासनहीनता कर दी इन्होंने, और अब सुना जा रहा है कि सादी लाल के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। धारीवाल के घर पे मीटिंग हुई, ये कोई अपराध नहीं है जी। धारीवाल जो हैं बहुत पुराने वहाँ के कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी हैं, लोकसभा सदस्य भी रहे, विधानसभा में भी रहे, मंत्री भी हैं, और कोटा से आते हैं, अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनके यहाँ लोगों को मीटिंग करने में कोई ऐतराज भी नहीं हुआ। हम 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी कहीं बैठ के कांग्रेस के हित में अगर बात कर रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं हुआ, ये अनुशासनहीनता नहीं हुई। अनुशासनहीनता का जो लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं उसको उचित नहीं समझता, लेकिन ये अनुशासनहीनता है कि हाई कमान से जो भेजे गए लोग थे उनसे बात न करना, उनके पास मिलने न जाना, मैं ये उसको उचित नहीं समझता। उचित है, उन्हें जाना चाहिए, अपनी बात को उनके सामने रखना चाहिए। ये जितने दृढ़ता से अभी वो रख रहे हैं, उसी दृढ़ता से उनके सामने भी अपनी बात को रखनी चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए कि सचिन पायलट के प्रति इतना आला कमान का मोह क्यों है, जबकि वो जानते हैं कि उन्होंने इस तरीके का कार्य किया है, तो इससे तो एक तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं जो लोग गलत काम करते हैं या जो बगावत करने में उतरते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो सचिन पायलट की जो जातिगत समीकरण है वो भी अनुकूल नहीं है, उनके पास ले दे करके 16 विधायक हैं केवल, और ऐसी स्थिति में अगर आला कमान इस बात पे उतारू होंगे निम्को, तो सचिन पायलट को ऐसा क्या कारण मानते हैं आप? हो सकता है जिस समय ये बीजेपी के चक्कर में फंसे थे और लौट के आए, उस समय कोई आश्वासन दे दिया हो नेतृत्व ने कि धैर्य रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और सचिन पायलट ने देखा कि अब अशोक गहलोत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना दावा पेश किया। वो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो कोई ऐसा कमिटमेंट है कि हमें उसको पूरा ही करना है, ये तो पार्टी हित में नेतृत्व को फैसला लेना। लेकिन एक नीतिगत अगर बात की जाए और एक राजनीति की पारदर्शिता की बात की जाए, तो आला कमान को साथ नहीं देना चाहिए सचिन पायलट को। नहीं, देखिए आला कमान भी कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें ये भरोसा रहा होगा कि हम पर्यवेक्षक बना के भेज रहे हैं और ये जैसे ही जाएंगे वैसे ही फैसला उनका स्वीकार हो जाएगा। अब जब रिजेंटमेंट है, आक्रोश है, और उनको लग रहा है कि ये पार्टी के साथ धोखा करने वाले को सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, तो वो निश्चित तौर पर संगठित हुए और अपनी बात को उन्होंने संगठित होकर हाईकमान तक एक तरीके से पहुंचाने का काम किया है। ये अनुशासनहीनता मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके की बात हुई है और जिस तरीके के प्रकरण हुए हैं, तो उसमें एक बात भी साफ होकर के सामने आ रही है कि आला कमान ने निर्णय लिया सचिन पायलट के लिए, वो अपनी जगह जो भी है, जो भी कारण रहे हों, लेकिन एक और सचिन पायलट को प्रोत्साहन दिया जा रहा और दूसरी ओर अशोक गहलोत और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। ये दोनों में आपको नई विडंबना दिखती है? कार्रवाई तो हमारे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई की बात भी नहीं करनी चाहिए जी। और मैंने जो पहले भी कहा है कि
हमारी जो पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा थी उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा। और दूसरी जितने चीज भी वहाँ प्रत्याशी हैं सबको खुली छूट दी जाए कि सब अपने अपने मतदाता लेके आए, जिसका बहुमत हो उसको बना दे मुख्य। अब कहते हैं कि इससे गुटबाजी बढ़ती है पार्टी में, और जो आला कमान के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ऐसा भी आरोप लग जाता है कि जब इस तरीके के चुनाव ना हो इसलिए सब लोग भाई एक साथ हो जाओ और एक साथ होकर के नेता का चयन जो ऊपर से थोप दिया जाए उसे स्वीकार कर बहुत लो। बार ऐसा होता है कि नेतृत्व जिसको भेजता है या नहीं भेजता है, नेतृत्व उसी को मान लेता है जिसके प्रति लोगों का समर्पण होता है, समर्थन होता है और बहुमत होता है। जी इसको मैं ये नहीं समझता हूँ कि इससे पार्टी कोई टूटन होगी। पहले भी तो चुनाव होते थे, पार्टी नहीं टूटी थी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे कोई नेतृत्व आया और उसने कुछ समझाया तो जो मुख्यमंत्री का दूसरा प्रत्याशी होता था वो खुद ही समर्थन कर देता था। तो ये आज तो किसी भी तरह से नेतृत्व को के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व की मंशा तो यही है कि ठीक से काम चले, लेकिन निर्णय कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि सबको हजम हो जाए, ठीक बात है। पार्टी का भी कल्याण हो और राजनीति में कोई ऐसे मूल्य स्थापित ना हो जो तो आप कह रहे हैं प्रोत्साहन मिलेगा, वो मैं आपसे सहमत हूँ। इस तरह का निर्णय लेने से निश्चित तौर से पार्टी के साथ धोखा करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए इस समय जो निर्णय लिया जाए सोच समझ के लिया जाए, जिससे विश्वसनीयता रहे कि जो दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं कि आज गहलोत जा रहे हैं तो जो सीनियर लोग हैं राजस्थान की राजनीति में और जिनका प्रभाव है उनको भी मौका देना चाहिए। अगर वो चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं तो आए। वो 82 में भी तो कई कैंडिडेट हैं, कोई एक कैंडिडेट होता तो हम मान लेते। पंडित एक बात और है कि अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और खुलकर के चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब जैसा षड्यंत्र हो रहा है अशोक गहलोत के साथ, और अगर ये हुआ और सफल हो गया तो इससे राजस्थान की कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माने पूरी तरीके से वो पंजाब की बात प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अशोक गहलोत की इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं अभी उन्होंने देखा जी। पंजाब में हम कांग्रेस के लोग मजबूत थे और किस तरह से हमने अपनी निजी पसंद पर एक मस्खरे को वहाँ का नेता बना दिया। उस मस्खरे ने पहले तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह को बाहर किया और फिर जिसको आला कमान ने नेता बनाया था उसको सामाजिक रूप से कभी नेता बनने ही नहीं दिया, उसी के ऊपर सवार हो गया। तो एक जगह हम देख चुके हैं कि पंजाब में हम बिल्कुल अच्छे खासे चल रहे थे, एकदम खिसक गए। मैं होता कहीं अगर आला कमान की जगह तो मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत, तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव कराता, पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, आगे हम उनको रिप्लेस कर देते किसी और जगह। लेकिन इलेक्शन से पहले ये निर्णय लेने का औचित्य नहीं था, क्योंकि कैप्टन अमरेंद्र सिंह से आप अगर किसी तरह से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें बहुत पहले हटा देना चाहिए, जिससे नया मुख्यमंत्री जो आता उसको अवसर मिलता। अब उसको नए को अवसर भी नहीं मिला और नए के ऊपर एक वो सवार कर दिया मस्खरे को अध्यक्ष बना के। तो पार्टी का परिणाम तो पूरे कांग्रेस के लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा है। उस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता जो शंका उन्होंने जाहिर की अशोक गहलोत ने कर ये। लेकिन एक बात पंडित जी कि अगर पंजाब की बात करें और राजस्थान की बात, दोनों में बड़ा भिन्न है। यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ बहुमत है और वहाँ पर अमरिंदर सिंह के साथ विधायकों का बहुमत नहीं था और वो अपने 3/4 विधायकों का जो है समर्थन खो चुके थे। इस कारण वहाँ पर आला कमान को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। हमारे ख्याल से नेतृत्व को समझाना चाहिए था कि अब इलेक्शन तक इन्हें बर्दाश्त करो और आगे फिर हम इस पर निर्णय लेंगे। कुछ ऐसा आश्वासन देना चाहिए था। और तोड़फोड़ भी वहाँ और सिद्धू को बनाने के बाद वहाँ हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कभी कभी व्यक्तिगत चॉइस पर हम नियुक्ति कर देते हैं, क्योंकि सिद्धू तो बीजेपी से आए थे और बीजेपी से बाहर हुए तो
हमारी पार्टी में उनको इतना बड़ा सम्मान मिल गया कि पहले तो मुख्यमंत्री के ऊपर चढ़ाई करते रहे। अमरिंदर सिंह के खिलाफ विधायकों को करने का काम सिद्धू ने किया, जबकि सिद्धू को हाईकमान का हाथ मिला तब उनके साथ विधायक जुटे। और इसके बाद जब सिद्धू चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, फिर उन्होंने चन्नी के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो हमारे निर्णय ऊपर से कभी कभी गलत हो जाते हैं, जिसका भुगतान आम कांग्रेस कार्यकर्ता को करना पड़ता है और देश और प्रदेश को करना पड़ता है। ठीक बात। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस में मचे कोहराम की, और विचित्र बात सिर्फ ये, जो सबसे बड़े वफादार हो और वही बगावत कर बैठे, तो कारण क्या है, चर्चा कर रहे हैं पंडित भूधर नारायण जी से। पंडित जी, आप जरा हमको ये समझाइए, कभी आपने एक बात कही वो बड़ा हमको समझ में आई कि सचिन पायलट बगावत करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपका सीधे सीधे सिद्धू का इशारा पंजाब में है, बीजेपी से आते हैं और उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम कहते हैं यही कि जो बीजेपी में कांग्रेस से जा रहा है वो मुख्यमंत्री भी बन रहा है, मंत्री बन रहा है, सब कुछ। तो क्या जो बीजेपी पैटर्न अपना रही है और वही पैटर्न कांग्रेस अपना रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा? देखिए, कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है जी। कांग्रेस के जो नेता थे फ्रीडम मूवमेंट में, उन्होंने दूर की सोच रखी थी। इसीलिए देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म वर्ग के लोग थे, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लिया था, जब रावी के तट पे लाहौर में AICC का सम्मेलन था, कि हमारे 3 प्रेम्बल रहेंगे जब हम स्वतंत्र होगा भारत, कि हम देश को प्रजातांत्रिक तरीके से चलाएंगे, हम देश को समाजवादी व्यवस्था से चलाएंगे, और देश में सभी धर्मों का समान आदर होगा, हम धर्मनिरपेक्ष तरीके से देश को चलाएंगे। एक पार्टी वो है, एक तरफ दूसरी पार्टी, एक तरफ विचारधारा गांधी की है, एक तरफ विचारधारा गोडसे की है। तो कांग्रेस कभी भी बीजेपी के तरफ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व का हमेशा भरोसा सत्य और अहिंसा पे रहा है, इनका भरोसा इसके उल्टा रहा है। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि कभी बीजेपी के चिन्हों पर कांग्रेस चलेगी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियां हमसे हुई, जिसका फायदा कट्टरपंथी विचारधारा के दल को बहुत मिला है। इसमें कांग्रेस से कई गलतियां हुई, नहीं तो इतनी जल्दी इतने पावर में ये लोग नहीं आते, क्योंकि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, इनका हमने नारा सुना है, भारत माता, गौ माता, राजमाता। लेकिन हमारे नेतृत्व इतना सबल था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कि कभी भी वैचारिक रूप से कभी आदमी कोई प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन इन मौजूदा परिस्थितियों में आज ये परिस्थितियां हो गई हैं कि इधर 8 सालों में जनता भावनाओं में बह गई, वास्तविकता से दूर हुई, नेतृत्व और नीतियों के बारे में नहीं सोचा। उसके आज दुष्परिणाम कोई नहीं भुगत रहा है, देश की जनता भुगत रही है, और वो देश की जनता अब जाग रही है, और उसको जगाने का काम राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये बड़ी सुंदरता के साथ कर रही है। ठीक बात। नहीं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने तेवर दिखाए हैं, क्या जो मन बना लिया था गांधी परिवार ने उनको अध्यक्ष बनाने के लिए, क्या अब उस पर विचार पुनः होगा? क्या नए व्यक्ति को लाया जाएगा? क्योंकि आज जैसे कमलनाथ को बुला लिया गया दिल्ली में, कहा तो ये जा रहा है कि वो दोनों को समझौता कराने के लिए बुलाया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब अशोक गहलोत की वो धमक नहीं रहेगी? अगर एक बार अध्यक्ष भी बन जाए या मुख्यमंत्री भी बने रहें, तो कहते वो नहीं धमक रहेगी, क्योंकि उन्होंने विश्वास खो दिया है। मैं ये नहीं मानता हूं कि उनका अस्तित्व संकट में है, मैं इससे बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत इस युग के समझ लीजिए एक गांधीयन थ्योरी पर चलने वाले व्यक्ति हैं, किसी से बहुत दुर्भावना नहीं रखते हैं, लेकिन गुण और दोष का
सम्मान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला आता है एक दोष का। एक दोषी, एक दागी आदमी को अगर नेतृत्व जाता है वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करता है, तो जो साफ सुथरे लोग हैं उनमें रिएक्शन होना स्वाभाविक है। हाईकमान इन्हें अध्यक्ष बनाता है नहीं बनाता ये अलग की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं उत्सुक ये थे भी नहीं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि हम, लेकिन हाईकमान का आदर करते थे इसलिए तैयार हो गए थे। और अच्छी बात है, बहुत अच्छे अध्यक्ष होंगे, अगर होंगे, नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री भी अच्छे हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई हाई कमान की निगाह में गिर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई गिरने वाला काम नहीं किया, इन्होंने कोई बगावत नहीं की है। इन्होंने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान देने का प्रयास किया, तो ऐसा करना गुनाह नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे कोई हाई कमान से इनके मतभेद होने नहीं चाहिए, और ना हाई कमान को इतना छोटा होना चाहिए कि कोई आदमी अगर सिद्धांतों की राजनीति कर रहा है हम उसको बुरा माने, क्योंकि राहुल गांधी खुद सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं, सत्ता से दूर हैं। इसीलिए आज देश के लिए जितना वो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लोग महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को याद करते हैं, या जिस महान व्यक्ति ने भी यात्रा की है उसकी उपमा देते हैं राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी, और आज तक राहुल गांधी पर व्यक्तिगत कोई आरोप भी नहीं लगा पाए। इतना इनका इंटरनेट मीडिया और सब लगा है। पप्पू बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब इनको समझ में आ रहा है जिसको हमने पप्पू बनाया था वो देश का नेता है, भविष्य का नेता है। तो पंडित ये बताइए कि जो अशोक गहलोत अब अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं वो बात की बात है, और मैं तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड इस समय हो गया है इसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ने जा रहा है, और ख़ास तौर से जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई उनकी ऊर्जा पर, उनके उल्लास में, उनके जोश में भी कमी आएगी, क्योंकि वो लगातार बात कर रहे हैं। और वेणुगोपाल को आज उन्होंने दिल्ली भेज दिया केरल से कि जाइए आप वहाँ देखिए जा करके, तो कहीं ना कहीं मन जो है अव्यवस्थित हो गया। तो ये क्या, इसका इफेक्ट क्या पड़ने जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, क्योंकि अभी गोवा में जिस तरह से इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दे के विधायकों को खरीदा, राहुल गांधी की यात्रा पे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि यात्रा में और उत्साह बढ़ा है। उनके बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगता है कि वो एक सेकंड को भी कहीं थक रहे हैं या उनके मन बोझिल हो रहा है। हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान के कितना भी उलटफेर हो जाए राहुल गांधी की यात्रा पे कोई फर्क पड़ने वाला है, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि वो यात्रा एक प्रांत के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। और कांग्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा? कांग्रेस पर भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पर एक प्रांत में तो फर्क पड़ सकता है। बीजेपी के तो राजस्थान में तो फायदा उठाएगी इसका। अगर बीजेपी वहां तोड़फोड़ करती है, क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत एक ऐसे मजबूत आदमी थे कि उन्हें, जैसा हम समझते हैं कि अपने दल और दल के बाहर के लोगों का भी समर्थन प्राप्त था जी, और इसीलिए जब सचिन पायलट ने उनके साथ धोखा किया तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल सही। तो आज भी ऐसी कोई स्थिति आएगी मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, ये तो हाईकमान को फैसला लेना है, और फैसला हाईकमान पार्टी के हित में लेगा, चूंकि आज खड़गे ने पत्रकारों से कहा है कि जो भी फैसला लिया जाएगा पार्टी हित में लिया जाएगा। आपके हिसाब से इस समय क्या फैसला होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई पुराने मर्यादा को कायम करें और कह दें कि भाई इस झगड़े से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा जो बहुमत में लीडर चुन के आएगा हम उसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, और घोषणा कर दें कि ये पर्यवेक्षक हैं, इनके देखरेख में चुनाव होंगे, पार्टी कार्यालय में एक बक्सा रखवा दें और 2 नाम लिख दें, एक में टिक जिसको करना और करता जाए जिसको करता है, हो जाएगा, सामने आ जाएगा किसके साथ कितने लोग हैं, और सदन तो पूरा उसका साथ देगा। और इस समय हमें बिल्कुल
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना। हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारी विश्वसनीयता बढ़े। और अगर हम अपनी पसंद और नापसंद पर चले गए तो निश्चित तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। अच्छी बात। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान कर दिया है, इसका कितना इफेक्ट पड़ने जा रहा है? मैं खास तौर से बात करूंगा कश्मीर में। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद, मैं चूंकि 1972 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया था और हमारे ख्याल से हमारे उसके 1-2-3 साल बाद ही ये भी हमें दिखाई पड़े थे यूथ कांग्रेस में, लेकिन कश्मीर से आते थे, अल्पसंख्यक थे और संजय जी की निगाह में आ गए तो संजय जी ने इनको बड़ा महत्व दिया, इनको काफ़ी महत्व दिया। और 77 के चुनाव में इन्होंने जम्मू से चुनाव भी लड़ा था अपने ज़िले से जहाँ रहते हैं, डोडा से, मात्र इनको 320 वोट मिले थे। फिर संजय गांधी ने इनको महाराष्ट्र से एमपी चुनवाया, इनको इंदिरा जी की सरकार में ये डिप्टी मिनिस्टर या राज्य मंत्री हुए थे, डिप्टी हुए थे शायद। और फिर कोई भी सरकार बनी हुई कांग्रेस की उसमें हमेशा रहे, चाहे वो नरसिम्हा राव की हो, चाहे राजीव गांधी की हो, चाहे मनमोहन सिंह की हो, और यहाँ तक कि कांग्रेस हारने के बाद राज्यसभा के नेता रहे। गुलाम नबी आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के अलावा सभी पद पर नवाजा और उत्तर प्रदेश में 2 बार ये पर्यवेक्षक रहे। उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक रहने के बाद उत्तर प्रदेश का कोई लाभ नहीं हुआ। और मुझे याद है जब मुलायम सिंह की सरकार हुई थी पहली बार, तो राजीव गांधी ने इनको पर्यवेक्षक बना के भेजा था और सीताराम केसरी को, और इन दोनों ने जाके राजीव गांधी को ये रिपोर्ट दी थी कि सेकुलरिज्म के लिए ज़रूरी है कि हम मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन करें। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुलायम सिंह ने हाउस में कहा था कि हम कांग्रेस को ऐसा धोबी पाट मारेंगे कि चारों खाने चित गिरेगी। तो आज तक कांग्रेस भुगत रही है उस सीताराम केसरी और गुलाम नबी आज़ाद के उस रिपोर्ट का खामियाजा। तो हाईकमान को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना हो पाए। 32 साल से आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तो कहीं न कहीं इसी तरह के निर्णय होते रहे गुलाम नबी आज़ाद टाइप लोगों से, या जो भी इस तरह के लोग हैं। मेरा मानना तो ये है कि सीताराम केसरी और गुलाम नबी आज़ाद दोनों मुलायम सिंह से कुछ लाभान्वित हुए थे और मुलायम सिंह ने उनकी सेवा की थी, और इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को धोखा दिया और गलत रिपोर्ट दी ताकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने और कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो लगता नहीं है कि आपको कि कोई ये नुकसान कर पाएंगे कांग्रेस को, खास तौर से कश्मीर में चुनाव में? कश्मीर चुनाव में नुकसान तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब कश्मीर क्या देश, हमारी कांग्रेस पार्टी ने इनको 45 साल तक विभिन्न पदों पर रखा, मुख्यमंत्री भी बनाया, भारत सरकार का मंत्री बनाया, महासचिव बनाया, वर्किंग कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, हर जगह रखा। तो आदमी का थोड़ा जब कद हो जाता है तो उस कद के साथ लोग जुड़ते हैं। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं कि जो लोग जुड़े हैं वो धीरे धीरे बहुत जल्दी इनसे दूर होंगे, क्योंकि वहां अगर जम्मू में कोई मजबूत है तो भाजपा, वहां गुलाम नबी आज़ाद नहीं। श्रीनगर में ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियां मजबूत हैं, पीडीपी। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनको कोई बड़ी भारी उपलब्धि होने वाली है। ये 2-4 साल का इनका नाम है, इसके बाद इनका नाम खो जाएगा। नहीं, एक बात और की जा रही है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं देश भर में, तो कहा यह जा रहा है कि इनको थोड़ा सा झुकाव यूपी पे ज़्यादा होना चाहिए था, बल्कि आप केरल में 13 दिन जा रहे हैं, कर्नाटक में, ऐसा लगता है जैसे दक्षिण की भारत जोड़ो यात्रा है, आप उत्तर भारत में उतना नहीं ध्यान दे रहे हैं, और एक दिन के लिए अगर आ रहे हैं तो बुंदेलखंड से थोड़ा निकल जाएंगे। तो ये तो आपको लगता है कि ये अन्याय हो रहा है यूपी के साथ में, और जो यूपी पे इनको इतनी धमक बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाएंगे? हम लोग भी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा समय दिया जाए, लेकिन ये चूंकि यात्रा जो मैनेज कर रहे थे जयराम रमेश और वो, उन लोगों ने वहाँ ये समझा कि भाई ये दक्षिण भारत में चूंकि एमपी भी हैं वहाँ से, और तमिलनाडु और उधर सब कांग्रेस का हमेशा साथ मिलता रहा है। जब भी कांग्रेस संकट में आई, इंदिरा गांधी जब संकट में आई थी
तब भी दक्षिण का तो साथ देवराज अरस के नेतृत्व में हमें 150 सीटें वहाँ से मिली थी और पूरे उत्तर भारत में एक सीट छिंदवाड़ा में हमको मिली थी गार्गी शंकर मिश्रा की, जहाँ से कमलनाथ अब नेता हैं। तो विश्वसनीयता निश्चित तौर पर उधर ज़्यादा है, चूँकि इंदिरा गांधी वहाँ से 2 बार एमपी भी रही, राहुल गांधी भी वहाँ से एमपी हैं, तो कहीं न कहीं विश्वास होगा या जो भी होगा। और दूसरा, चूँकि जयराम रमेश खुद भी दक्षिण भारत से आते हैं, इसलिए उन्होंने विस्तृत ध्यान दिया होगा कि हमारा दक्षिण ना छूटने पाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आंध्रा से जब ऊपर आएंगे नांदेड़ की तरफ, नांदेड़ से फिर चलेंगे हम मध्य प्रदेश में जलगांव, बुरहानपुर, जलगांव होते हुए इंदौर, इंदौर से फिर आते हैं कोटा, अलवर और दौसा होते हुए फिर बुलंदशहर आएंगे। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। किलोमीटर के हिसाब से हिंदी भाषी क्षेत्र दक्षिण भारत से ज़्यादा लंबा है। तो आपको लगता है कि जो कुछ निर्णय लिया आला कमान ने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन इतना तो आप मानते हैं कि यूपी को थोड़ा समय और मिलना चाहिए था? उत्तर प्रदेश को असल में कांग्रेस का बताया ना कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। जी जी। और बहुत नुकसान हो चुका। पिछली बार प्रियंका गांधी के हाथ में कमान सौंपी गई थी जी। आज भी वो हमारी प्रभारी हैं। अगर याद हो आपको, इलेक्शन साल भर पहले अखिलेश और मायावती ने कहीं विरोध की भूमिका अदा नहीं की थी। लखीमपुर हो तो प्रियंका गांधी ने भूमिका अदा की, हाथरस में, आगरा में, ललितपुर में, जहां कहीं पर भी सत्ता पार्टी ने जुल्म और अन्याय किया उसका डट कर विरोध किया था, तो प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कहीं कोई कमी नहीं थी। वो नहीं निकले थे, अखिलेश और मायावती कहीं नहीं निकले। लेकिन जिस समय पार्टी के लोगों ने टिकट वितरण का काम किया, अब उस टिकट वितरण में अपराधियों को देना शुरू कर दिया। जैसे वहाँ हमीरपुर में अशोक चंदेल हैं, उनकी पत्नी को दे दिया। अब अशोक चंदेल के ऊपर एक आरोप है 5 ब्राह्मणों की हत्या का। यहाँ विकास दुबे अपराधी था, उसकी रिश्तेदार को टिकट दे दिया। बिल्कुल सही। वहाँ उन्नाव में आशा सिंह को दे दिया। तो ये जो प्रयोग किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, वरना कांग्रेस की तरफ लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। कई दो निर्णय मैं आपको बताऊं। एक इसके पहले भी हुआ 2017 में, खाट सभा हो रही थी, 27 साल यूपी बिहार ये वो, और इसके बाद लास्ट में हमारे अंचल में चली भी थी खाट सभा। हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता और गुलाम नबी आजाद ने मिल के प्रशांत किशोर की भी खटिया खड़ी कर दी और कांग्रेस की भी खटिया खड़ी कर दी। आज तक हम भुगत रहे हैं। तो पार्टी के निर्णय कभी कभी ऐसे होते हैं जो विपरीत हो जाते हैं। मेहनत करते हैं, राहुल गांधी इतनी मेहनत करते हैं, प्रियंका गांधी इतनी मेहनत करते हैं, फायदा क्यों नहीं मिलता है? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं जी। याद होगा आपको कि इंदिरा गांधी एसएम सादिक थे अध्यक्ष जी, और बड़े बड़े नेता मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा और ये चंद्रभान गुप्ता, प्रताप सिंह कैरो सब खिलाफ थे। बिल्कुल। और उन्होंने डट के 2 इशू पर पार्टी को घेरा था। एक इशू था बैंक नेशनलाइजेशन और एक राजाओं का प्रीवर्स। उन्होंने देश की जनता में संदेश दिया। उस समय मुझे याद है कि इंदिरा गांधी के साथ देश के कुल 2 नेता रह गए थे, बड़े बड़े नेता सब इनके खिलाफ थे। एक द्वारिका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के और एक कमलापत त्रिपाठी यूपी की। और इंदिरा गांधी ने धूल चटा दी इन नेताओं को जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता है। एक संदेश दिया उन्होंने कि हम गरीब आदमी के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी लड़ते हैं गरीब आदमी के लिए। मुझे याद है कि एक भट्टा परसौल में रैली हुई थी कांग्रेस की, मैं गया था उसमें। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी और इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में एक बिल पास कराया था कि किसानों की जमीन किसी प्रोजेक्ट में ली जाएगी तो 4 गुना दाम देना पड़ेगा देहाती क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 2 गुना। अरबों रुपया किसानों को मिल गया, लेकिन किसानों में संदेश नहीं गया कि राहुल गांधी ने किया है, तो इसका हमें लाभ नहीं मिल पाया। पार्टी करे और उसका संदेश भी दे, तब तो निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलेगा। और अगर संदेश देने में विफल रहे तो पार्टी का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं तो आज भी कहता हूं कि जिन किसानों के पास खाने को रोटी नहीं थी उनको करोड़ों रुपया मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की कमी रही होगी। लेकिन अब यूपी ऐसे ही चलेगा कि कोई उम्मीद जग रही है? क्योंकि प्रियंका गांधी है, उससे तो ज़्यादा उम्मीद थी और 7 की जगह पर 2 पे चली आई। तो कुछ लगता है कि उम्मीद है, और अगर
कुछ आप भी कुछ चाहेंगे कि भाई ऐसा कुछ कर दिया जाए तो पार्टी शायद पुनर्जीवित हो जाए यूपी में? नहीं, मैं तो हमेशा सोचता हूं कि पार्टी को कुछ करना चाहिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती देनी चाहिए। और हम एक बार, श्याम मिश्रा अब नहीं है, हम और श्याम मिश्रा, हाफिज उमर एक बार पार्लियामेंट में सोनिया जी से मिले थे और हमने उनसे कहा भी था कि पार्टी उत्तर प्रदेश में जो लोग आप नेतृत्व संभाल रहे हैं आज, वो पार्टी के प्रति लॉयल नहीं है, मुलायम सिंह के प्रति लॉयल हैं। तो उन्होंने कहा था आई नो, पर जानने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं हो पाया जिससे पार्टी को मजबूती मिली होती। तो राज्यसभा के सदस्य भी हो गए। हाँ, अब देखिए, ये जो राज्यसभा के सदस्य बनाए गए अभी, उत्तर प्रदेश में वोट कितना रह गया? 2%। जी वाह। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनाए गए 3 लोग। उन तीनों लोगों की इस समय भूमिका मैं समझता हूं कि बना तो दिया उन्होंने, लेकिन उसका असर गलत जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव थे वहां से 3 वरिष्ठ लोग बनाए गए होते तो उसका लाभ हमें वहां मिलता। इनको भाई, हम उत्तर प्रदेश से किसी को राज्यसभा जब बनाओ, जब वो अपने राज्यसभा भर के सदस्य तो जिता के लाए नहीं, 2 आदमी और राज्यसभा सदस्य हो गए। तो फिर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। पार्टी हाईकमान ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि पार्टी को मजबूती मिले, और पार्टी को मजबूती मिलेगी तो फायदा उन्हीं को होगा। हम लोग क्या होगा, हम तो अब रिटायर्ड टाइप हैं, अपने लगे रहते हैं अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए कि भाई कांग्रेस में जिंदगी भर रहें, कांग्रेस का कुछ कल्याण हो। और कांग्रेस है तो देश है, अगर कांग्रेस नहीं है तो देश भी खंडित होगा निश्चित तौर पर। जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही, भय, नफरत और घृणा की राजनीति हो रही, ये राजनीति से कल्याण देश का नहीं होने वाला है। कहीं भी जब तक अमन, चैन, शांति नहीं होगी तब तक उस देश की, प्रदेश की या जिले की तरक्की नहीं हो सकती। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से और बड़ी साफ गोई के साथ और बड़े सपाट ढंग से आपने बात रखी। निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा और एक बार फिर अपनी वो जो परंपरा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो सहमति की बात है, अब उस पर जोर देना होगा। और खास तौर से उन लोगों पर जरूर ध्यान रखना होगा जो आपके वफादार हैं, और वैसे जो लोग जो कि वास्तव में पार्टी के साथ वक्त वक्त पर दगा देते रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना होगा। और उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक नया जुड़ाव भी पैदा करना होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।